गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो जब कोई कंपनी एक से ज्यादा चीजें बेचती है तो वो उनकी कीमतें मतलब कैसे तय करती होगी? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि ये सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही ज्यादा पेचीदा है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई हर चीज की कीमत उसकी लागत और मुनाफे को जोड़कर बनती होगी। लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक एक उत्पाद की कीमत तय करने की बात है ही नहीं। तो फिर क्या है? ये एक पूरी रणनीति है। इसे कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। यहाँ पर ना लक्ष्य किसी एक चीज से मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि संबंधित उत्पादों के पूरे समूह से कुल लाभ को अधिकतम करना है। ये एक शतरंज के खेल की तरह है, वो जहाँ हर मोहरे की अपनी एक खास भूमिका होती है। और असली जीत पूरी बिसात पर कब्जा करने में है। बिल्कुल सही है। और आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी खेल के नियम समझाते हैं। हम 5 प्रमुख रणनीतियों पर गौर करेंगे जिनका इस्तेमाल कंपनियां हमारी जेब से पैसा निकालने के लिए करती हैं। कभी सीधे सीधे तो कभी बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। सबसे पहले उस रणनीति से शुरू करते हैं जो हम शोरूम में घुसते ही देखते हैं, यानी प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। हाँ, जैसे मारुति सुजुकी का उदाहरण लें। उनके पास ऑल्टो है, स्विफ्ट है और बलेनो भी हैं। तीनों हैं तो हैचबैक ही, लेकिन कीमतों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सिर्फ अलग अलग मॉडल नहीं है, ये एक ही लाइन के अलग अलग स्टेप्स हैं, मतलब कदम। कंपनी ऐसा क्यों करती है? सिर्फ फीचर्स का फर्क है या कुछ और भी है इसके पीछे? देखिए, फीचर्स, क्वालिटी और परफॉर्मेंस ये तो आधार हैं ही, लेकिन यहाँ एक मनोवैज्ञानिक परत भी है, बहुत गहरी। मनोवैज्ञानिक? वो कैसे? कंपनियां सिर्फ अलग अलग आय वर्ग को नहीं बल्कि ग्राहक की मानसिकता को भी निशाना बनाती हैं। जो ग्राहक ऑल्टो खरीद रहा है वो एक जरूरत पूरी कर रहा है, मतलब उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किफायती साधन चाहिए, बस। बिल्कुल। लेकिन जो ग्राहक बलेनो खरीद रहा है वो सिर्फ जरूरत नहीं, वो एक चाहत या कहिए एक स्टेटस भी खरीद रहा है। अच्छा। उसे आधुनिक तकनीक चाहिए, बेहतर डिजाइन चाहिए, एक सामाजिक पहचान चाहिए। मतलब कीमत का फर्क सिर्फ इंजन या सीटों के कवर का नहीं है, बल्कि ग्राहक की सोच और उसकी आकांक्षाओं का भी है। कंपनी एक ही प्रोडक्ट लाइन में अलग अलग सपनों के लिए अलग अलग प्राइस टैग लगा रही है। आपने सटीक पकड़ा। और इससे कंपनी का बाजार कितना बड़ा हो जाता है। वो किफायती विकल्प ढूंढने वाले और प्रीमियम अनुभव चाहने वाले दोनों तरह के ग्राहकों को एक ही छत के नीचे ले आती है। एकदम। हर प्राइस पॉइंट पर एक उत्पाद रखकर वो ये पक्का करती है कि कोई भी ग्राहक उनके शोरूम से खाली हाथ न लौटे। ये बाजार पर कब्जा करने की एक बहुत ही असरदार रणनीति है। ठीक है, तो कंपनी ने हमें हमारी जरूरत या चाहत के हिसाब से एक कार बेचकर शोरूम के अंदर तो खींच लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। डीलर पूछता है, सर सनरूफ लगवा लें या फिर प्रीमियम साउंड सिस्टम? और ये हमें हमारी अगली रणनीति पर लाता है, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। पर सवाल यह है कि क्या ये ग्राहक को ज्यादा विकल्प देने का तरीका है या फिर
ज्यादा पैसे वसूलने का? ये दोनों का एक बहुत ही चालाक मिश्रण है। इसे कहते हैं ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। ऑप्शनल? हाँ, कंपनी मुख्य उत्पाद यानी कार को एक आकर्षक शुरुआती कीमत पर दिखाती है, लेकिन वो बेसिक मॉडल होता है। अगर आपको कोई भी अतिरिक्त सुविधा चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। सही। हमारे स्रोतों में हुंडई का उदाहरण है, जो सनरूफ से लेकर अलग अलग एक्सेसरीज तक सब कुछ अतिरिक्त लागत पर देती है। लेकिन क्या ये एक तरह का धोखा नहीं है? मुझे तो कई बार ऐसा ही महसूस होता है। क्या कंपनियां जानबूझकर बेसिक मॉडल में कम फीचर देती हैं ताकि ग्राहक ज्यादा पैसे खर्च करने पर मजबूर हो जाएं? ये एक बहुत ही बारीक रेखा है। एक तरफ ये रणनीति ग्राहक को अपने उत्पाद को अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज करने की आजादी देती है। मतलब हर किसी को सनरूफ नहीं चाहिए तो वो उसके पैसे क्यों दे? बिल्कुल, इस नजरिए से तो ये ग्राहक के हक में है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा आपने कहा, कंपनियां इस मनोविज्ञान का फायदा उठाती हैं। वो जानती हैं कि एक बार जब ग्राहक कार खरीदने का मन बना लेता है तो वो कुछ हजार और खर्च करके अपनी कार को परफेक्ट बनाना चाहेगा। हाँ, और हर छोटे से छोटे ऑप्शन पर कंपनी का अपना एक मोटा मुनाफा जुड़ा होता है। इससे कंपनी का कुल राजस्व और मुनाफा दोनों काफी बढ़ जाता है, और साथ ही ग्राहक को ये महसूस होता है कि उसने अपनी कार बनाई है जो उसकी पसंद की है। इससे ग्राहक की संतुष्टि भी बढ़ती है। तो जब तक ग्राहक को ये ना लगे कि उससे हर छोटी सी चीज के लिए पैसे वसूले जा रहे हैं, तब तक ये रणनीति दोनों के लिए फायदेमंद है। सही। अच्छा, ये तो हुई उन चीजों की बात जो हम अपनी मर्जी से खरीदते या नहीं खरीदते। पर क्या होता है जब कंपनी हमें कुछ खरीदने पर मजबूर कर दे? हाँ, यहीं पे बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब मतलब मुख्य उत्पाद किसी दूसरी चीज के बिना बिल्कुल बेकार हो। बिल्कुल, और इसे ही कहते हैं कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। कैप्टिव मतलब बंदी। हाँ, ये रणनीति ग्राहक को एक तरह से बंदी बना लेती है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण जो हम सब जानते हैं वो है जिलेट का रेजर और उसके ब्लेड। हाँ, कंपनी रेजर का हैंडल बहुत ही सस्ता बेचती है। बहुत सस्ता, कभी कभी तो लगभग मुफ्त में दे देती है। मैंने हमेशा सोचा था कि प्रिंटर इतने सस्ते क्यों मिलते हैं। अब समझ आया कि असली खेल तो कार्ट्रिज का है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कंपनी असल में स्याही बेच रही है, प्रिंटर तो बस एक बहाना है उसे हमारे घर तक पहुंचाने का। एकदम। मुख्य उत्पाद, चाहे वो रेजर हो या प्रिंटर, वो एक चारा है। असली मुनाफा उस कैप्टिव उत्पाद से आता है, मतलब ब्लेड या कार्ट्रिज से, जिसे ग्राहक को बार बार खरीदना पड़ता है। तो एक बार जब आपने एक खास कंपनी का प्रिंटर खरीद लिया, ठीक, तो आप उसी कंपनी के महंगे कार्ट्रिज खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप उनके बंदी ग्राहक बन गए हैं। ये तो ग्राहक को एक तरह से फंसाने जैसा है। क्या इससे कंपनी की छवि पर असर नहीं पड़ता? क्या ग्राहक ठगा हुआ महसूस नहीं करता? ये इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम है। अगर कैप्टिव उत्पाद की कीमत बहुत ज्यादा हो जाए तो ग्राहक नाराज हो सकता है और वो विकल्पों की तलाश शुरू कर देता है। हाँ, इसीलिए आप देखते हैं कि बाजार में ऐसी कंपनियां भी हैं जो कंपैटिबल यानी किसी और के प्रिंटर में लग जाने वाले सस्ते कार्ट्रिज बनाती हैं। ये सीधे सीधे कैप्टिव प्रोडक्ट रणनीति पर हमला है। तो कंपनियों को बहुत संतुलन साधना पड़ता है। बिल्कुल, उन्हें कीमत इतनी रखनी होती है कि मुनाफा भी हो और ग्राहक इतना नाराज भी न हो कि वो। ठीक है। तो यह एक निरंतर चलने वाला राजस्व का मॉडल है, लेकिन यह भरोसे की एक बहुत नाजुक डोर पर टिका है। जब तक यह काम करता है, यह कंपनी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह है। ठीक है, अब एक ऐसे उत्पाद पर आते हैं जो किसी प्रक्रिया का हिस्सा तो है लेकिन मुख्य उत्पाद नहीं है। मैं उत्पादन के दौरान बनने वाले बचे खुचे माल की बात कर रहा हूं, जिन्हें बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्या कंपनियां उन्हें बस फेंक देती हैं? ये हमें हमारी चौथी रणनीति पर लाता है, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और आज के समय में पर्यावरण के लिहाज से भी एक बहुत जरूरी रणनीति है। अच्छा, देखिए, किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद के साथ अक्सर कुछ और चीजें भी बन जाती हैं। जैसे चीनी मिलों में चीनी बनाने के बाद शीरा यानी मोलासिस बचता है, या तेल रिफाइनरियों में पेट्रोलियम जेली जैसे कई उत्पाद निकलते हैं। तो इन्हें फेंकने के बजाय कंपनियां इन्हें बेच देती हैं। हाँ, और इन्हें बेचकर जो भी पैसा मिलता है वो एक तरह से बोनस होता है। बोनस? हाँ, इस अतिरिक्त आमदनी का इस्तेमाल मुख्य उत्पाद की लागत को कम करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए चीनी बनाने की कुल लागत 100 रुपए है। अगर मिल ने शीरा बेचकर 10 रुपए कमा लिए तो अब चीनी की प्रभावी लागत सिर्फ 90 रुपए रह गई। अच्छा, इसका मतलब बाई प्रोडक्ट बेचकर कंपनी अपने मुख्य उत्पाद को बाजार में और भी ज्यादा प्रतिस्पर्धी कीमत पर बेच सकती है। एकदम सही। ये तो कचरे को भी कमाई का जरिया बनाने जैसा है। बिल्कुल,
ये न सिर्फ कंपनी का मुनाफा बढ़ाता है बल्कि कचरे को कम करके पर्यावरण की भी मदद करता है। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें हर किसी का फायदा है। कमाल है। और अब आते हैं उस रणनीति पर जिससे हम शायद सबसे ज्यादा परिचित हैं। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में जिसका सामना करते हैं। मैं मैकडॉनल्ड्स के कॉम्बो मील की बात कर रहा हूँ। बर्गर, फ्राइज और कोक एक साथ, एक रियायती कीमत पर यहाँ असली सवाल ये है, क्या ये ग्राहक को फायदा पहुंचाने के लिए है या फिर उन फ्रेंच फ्राइज को बेचने का एक तरीका है जिन्हें शायद कोई अलग से न खरीदता। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर चोट करता है। ये प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। हाँ, और बंडलिंग का जो मनोविज्ञान है ना, वो वैल्यू या मूल्य की धारणा पर आधारित है। जब ग्राहक देखता है कि 3 चीजें अलग अलग खरीदने पर 200 रुपए की हैं, लेकिन बंडल में 150 रुपए की मिल रही हैं, तो उसे लगता है कि उसे 50 रुपए का सीधा फायदा हो रहा है। उसे एक अच्छी डील का एहसास होता है और वो खुशी खुशी खरीद लेता है। सही। इससे कंपनी की कुल बिक्री की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन इसका एक और गहरा रणनीतिक पहलू है। वो क्या? जैसा आपने इशारा किया, कंपनियां अक्सर बंडल का इस्तेमाल अपने लोकप्रिय उत्पाद के साथ कम लोकप्रिय या धीमी गति से बिकने वाले उत्पादों को बेचने के लिए करती हैं। अच्छा। हो सकता है कि बर्गर तो बहुत बिक रहे हों, लेकिन फ्राइज की बिक्री उतनी अच्छी न हो। बंडल बनाकर वो ये पक्का करते हैं कि हर बर्गर के साथ फ्राइज भी बिके। तो ये धीमी गति से चल रही इन्वेंट्री को निकालने का एक कारगर तरीका है, लेकिन इसके नुकसान भी तो होंगे। जरूर। मान लीजिए मुझे सिर्फ बर्गर खाना है, फ्राइज और कोक नहीं चाहिए, तब तो ये बंडल मेरे लिए बेकार है। ये इसका एक नुकसान है। अगर ग्राहक को लगता है कि उसे ऐसी चीजें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिनकी उसे जरूरत नहीं है, तो वो शायद कुछ भी न खरीदे। और कंपनी के नजरिए से? कंपनी के नजरिए से देखें तो हर बंडल पर प्रति यूनिट मुनाफा कम हो जाता है क्योंकि वो छूट दे रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद होती है कि बिक्री की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि कुल मुनाफा ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक जुआ है कि ज्यादा बिक्री कम मार्जिन की भरपाई कर देगी। एक सोचा समझा जुआ। इसीलिए आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनियां अपने अलग अलग प्रोग्राम्स का एक सूट बनाकर बेचती हैं, या केबल कंपनियां चैनलों का पैक बनाकर बेचती हैं। ये हर जगह इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही शक्तिशाली रणनीति है। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग जो हमारी आकांक्षाओं पर खेलती है, ऑप्शनल प्राइसिंग जो हमें कस्टमाइजेशन के नाम पर ज्यादा खर्च करवाती है, कैप्टिव प्राइसिंग जो हमें एक इकोसिस्टम में कैंड कर लेती है, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग जो कचरे को पैसे में बदलती है, और बंडल प्राइसिंग जो हमें डील का एहसास कराकर ज्यादा सामान बेचती है, ये सब मिलकर कीमत तय करने की एक बहुत ही जटिल तस्वीर बनाते हैं। ये जटिल है लेकिन तर्कसंगत है। हमारे स्रोत भी यही कहते हैं कि कोई एक रणनीति हर कंपनी या हर उत्पाद के लिए काम नहीं करती। सही रणनीति का चुनाव फिर किस पर निर्भर करता है? कई चीजों पर। उत्पादों का आपस में क्या रिश्ता है, बाजार की स्थिति कैसी है, और सबसे जरूरी ग्राहक का व्यवहार कैसा है। कंपनियां लगातार इन कारकों का विश्लेषण करती रहती हैं। तो अंतिम लक्ष्य हमेशा वही रहता है, एक मोहरे को नहीं बल्कि पूरे खेल को जीतना। हाँ, अंतिम लक्ष्य हमेशा उत्पादों के पूरे समूह से कुल लाभ को अधिकतम करना है। ये सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है, ये मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और रणनीति का एक गहरा मिश्रण है। हर प्राइस टैग के पीछे एक कहानी है, एक सोची समझी चाल होती है। ये एक बेहतरीन नजरिया है और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। क्या सवाल? अगली बार जब कोई कंपनी आपको एक बंडल डील या कॉम्बो ऑफर दे तो एक पल रुक कर सोचिए, क्या ये वाकई में आपके लिए एक बेहतर सौदा है या ये उस उत्पाद को निकालने का एक चतुर तरीका है जो वैसे नहीं बिक रहा है। ये सोचने वाली बात है। और इन रणनीतियों के बारे में जानने के बाद क्या एक उपभोक्ता के तौर पर कीमतों को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल नहीं जाता?